हेलो फ्रेंड्स, कहानी का शीर्षक है अपराजय, पहलवान और बरगद का रहस्य। लेखक षष्ठीपद चट्टोपाध्याय। प्रस्तुति रीता सरकार। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रीता सरकार। आज मैं आपको वर्धमान के उन गलियारों में ले चलूँगी जहाँ दामोदर नदी की लहरें आज भी एक अजीब सी दास्तान सुनाती है। यह कहानी दो ऐसे इंसानों की है जिनकी ताकत के आगे पहाड़ भी झुक जाते थे, परंतु एक शाम उनकी मुलाकात एक ऐसी रूह से हुई जिसने उनका वजूद हिला दिया। चलिए शुरू करते हैं षष्ठीपद चट्टोपाध्याय की कालजयी रचना आजहार मथुरार गल्प। वर्धमान के सदर घाट के पास दामोदर नदी के किनारे एक गांव है, पलेमपुर। पुराने लोग इसे पलोलायनपुर यानी पहलवानों का गांव कहते थे। इसी मिट्टी में दो फौलादी इंसान पैदा हुए, आजहार और मथुरा। आजहार मुर्शिदाबाद के कांदी का रहने वाला एक गठीला मुसलमान युवक था। मथुरा इसी मिट्टी का बेटा जिसके खून में उसके डकैत पूर्वजों की निडरता दौड़ती थी। इनकी दोस्ती की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनके पिता डकैती के दौरान मिले थे। जब आजहार के पिता को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, तब मथुरा के पिता ने आजहार को अपने बेटे की तरह लालन पालन किया। दोनों साथ में बड़े हुए, साथ में कुश्ती सीखी और दोनों का शरीर किसी जंगली भैंसे जैसा शक्तिशाली हो गया। वक्त बदला तो उन्होंने डकैती छोड़ दी और अपनी आसुरी शक्ति को कसरत में झोंक दिया। नदी किनारे उनका अखाड़ा उनकी तपस्या का गवाह बना। वहाँ वे मुदगर घुमाते और घंटों कुश्ती लड़ते। जल्द ही पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि इनसे टकराने वाला कोई पैदा अब तक नहीं हुआ है। ताकत जब बढ़ जाती है तो इंसान उसे आजमाना चाहता है। मथुरा के दिमाग में एक योजना आई। उसने आजहार से कहा, हम दिग्विजय पर निकलेंगे। हम हर गांव के मस्तानों को चुनौती देंगे। चुनौती की शर्तें बड़ी सख्त थीं। गांव के बीचों बीच शामियाना लगेगा और शक्ति परीक्षण होगा। यदि कोई उन्हें हरा दे तो वे गुलामी स्वीकार कर लेंगे, परंतु अगर वे जीत गए तो गांव वालों को उन्हें 101 रुपये सलामी देनी होगी और उनके गले में उस गांव के नाम का चांदी का मेडल डालना होगा। आजहार खुशी से झूम उठा और बोला, माशाल्लाह, यह तो राजशाही जीवन होगा। उन्होंने अपनी ताकत का ऐसा प्रचार किया कि लोग उनके नाम से ही थर थर कांपने लगे। जहाँ भी वे जाते, लोग बिना लड़े ही हार मान लेते और चांदी के मेडल तैयार रखते। सगराई और आमले जैसे गांव के बड़े बड़े डकैत
और पहलवान उनके सामने भीगी बिल्ली बन गए। उनका अहंकार अब 7वें आसमान पर था। घूमते घूमते एक शाम वे उचालन गांव के बाहर एक विशाल बरगद के नीचे सुस्ताने रुके। ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। अजहर ने थक कर कहा, मथुरा, अब मज़ा नहीं आ रहा। लोग लड़ते ही नहीं, बस पैसे और मेडल दे देते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक दुबला, काला और छोटे कद का आदमी गाना गाते हुए आ रहा है। अजहर ने उसे रौब से बुलाया। उस आदमी ने अपना परिचय दिया, बांका बागदी। बांका ने बड़े बेखौफ अंदाज में कहा, मैं नाम से भी बांका हूँ और काम से भी। जब पहलवानों ने उसे गांव में जाकर अपनी चुनौती की खबर देने को कहा और धमकी दी कि वे वहां के पहलवानों को धूल चटाएंगे, तो बांका हंसने लगा। उसने पहलवानों का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग तो एक थप्पड़ के खरीदार भी नहीं हो, लड़ोगे क्या? अजहर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बांका को एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ा, लेकिन बांका टस से मस नहीं हुआ। उसने वो थप्पड़ ऐसे पिया जैसे वो कुछ भी ना हो, और फिर उसने अपना असली रूप दिखाया। बांका ने उन दोनों विशाल पहलवानों को बालों से पकड़ा और उन्हें किसी खिलौने की तरह घसीटते हुए खेत में ले गया। उसने उनके सिर आपस में टकराए, उन्हें लात घूंसों से इतना मारा कि उनके चीखें निकल गई। जो पहलवान कल तक खुद को खुदा समझते थे, वे आज बांका के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। बांका ने उनसे नाक रगड़वाई और कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। अंत में उसने चेतावनी दी, दोबारा यहाँ दिखे तो जिंदा नहीं बचोगे। लहूलुहान हालत में वे गांव के चंडी मंडप पहुँचे। गांव के मुखिया भोला चक्रवर्ती और बाकी लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। जब पहलवानों ने बांका बागदी की बहादुरी का किस्सा सुनाया तो गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रामीणों ने कहा, हमारे गांव में ऐसा कोई पहलवान नहीं है, आप जरूर किसी और की बात कर रहे हैं। अजहर ने जोर देकर कहा, उसने खुद कहा है कि वह इसी गांव के बागदीपाड़ा में रहता है और उसका नाम बांका बागदी है। मुखिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बांका बागदी? वह तो इसी गांव का था, लेकिन ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन उसी बरगद के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली थी, जहां आप बैठे थे। यह सुनते ही अजहर और मथुरा की रूह कांप उठी और वे वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उन्होंने उचालन गांव छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब रीता सरकार का संदेश। तो दोस्तों, यह थी अजहर और मथुरा के घमंड के टूटने की कहानी। यह याद दिलाती है कि प्रकृति और परलोक की शक्तियों के आगे इंसान की शारीरिक ताकत कुछ भी नहीं है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलूंगी एक और अनसुनी दास्तान के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।